अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम नाइट एडिशन में हम आपको खुशामदीद कहते हैं। नाज़रीन, मुल्क का नया आर्मी चीफ कौन होगा, ये फैसला तो वज़ीर आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ ने मुल्क के चीफ एग्जीक्यूटिव की हैसियत से करना है और वज़ीर आज़म ने मुमकिना तौर पर यह फैसला कर भी लिया है। वो पिछले कुछ दिनों से लंदन में नवाज शरीफ के साथ जो फैसले कर रहे थे उनमें से ये एक बड़ा अहम फैसला यही था और आज रात वो वापस भी आ रहे हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि आर्मी चीफ की तैनाती के हवाले से नवाज शरीफ से मुशावरत भी मुकम्मल हो चुकी है और फैसला भी। और अब पाक फ़ौज के सिपा सलार के नाम की अनाउंसमेंट बाकी है जो आइंदा चंद रोज़ में हो जाएगी। नाजरीन, ये एक हकीकत है कि अगर रजीम चेंज ना होती और इमरान खान अपनी मुद्दत पूरी करते तो आज ये फैसला इमरान खान कर रहे होते, जो इस वक्त लाहौर बैठकर अपने लॉन्ग मार्च की क़यादत कर रहे हैं, जिसका पड़ाव आज लाला मूसा था। उनके लॉन्ग मार्च का अवलीन मुतालबा अर्ली इलेक्शन का है। अप्रैल के महीने में रजीम चेंज के बाद इमरान खान की ये कोशिश थी कि जल्द अज जल्द इलेक्शन करवाए जाएँ ताकि इस महीने यानी नवंबर में आर्मी चीफ की तैनाती नया और फुल मैंडेट वाला वज़ीर आज़म करे, लेकिन हुकूमत ने उनकी एक नहीं सुनी और ना ही इस्टेब्लिशमेंट के साथ जो बातचीत चल रही थी उसमें कोई उन्हें कामयाबी मिली। तो अब आर्मी चीफ की तैनाती तो ज़ाहिर है इमरान खान नहीं कर रहे, ये भी मामला हाथ से निकल गया। शायद इसीलिए इमरान खान ने अपनी स्ट्रैटेजी थोड़ी सी बदली है। उन्होंने वीडियो लिंक के ज़रिए लॉन्ग मार्च की शुरुआत से खिताब में ये वाज़े कर दिया है और उनके बारे में ये तासुर दिया जा रहा है कि मैं आर्मी चीफ की तैनाती को मतनाज़ बना रहा हूँ, मुझे अपनी मर्जी का आर्मी चीफ नहीं चाहिए। साथ ही उन्होंने कहा कि लंदन बैठकर आर्मी चीफ की तैनाती का फैसला किया जा रहा है। क्या कहा इस हवाले से इमरान खान ने, ज़रा देखिए। हमारी नेशनल सिक्योरिटी का सबसे अहम ओहदा आर्मी चीफ का, उसका फैसला किधर हो रहा है? लंदन में बैठ के। फैसला कौन कर रहे हैं? इस मुल्क में एक कन्विक्टेड आदमी, एक सजा याफ्ता आदमी, एक मफरूर झूठ बोल के मुल्क से बाहर गया, वो फैसला कर रहा है। उसके साथ और कौन है? उसके बेटे हैं जो इस मुल्क से बाहर भाग के गए एहतसाब से नून लीग के दौर में। साथ है इनकी बेटी जो पैनमा में इसके नाम पे ये 4 बड़े बड़े महलात का इंकशाफ हुआ था, तो वो वहां बैठे हुए हैं। इसहाक डार के बेटे वहां बैठे हुए हैं और इसहाक डार भी मुल्क से बाहर भागा था जब तक एनआरओ नहीं दिया। तो वो जो इस मुल्क के चोरों का टब्बर है वो फैसला कर रहा है इस वक्त इस मुल्क के मुस्तकबिल का। मेरे ऊपर भी 1-2 इल्जाम लगाए जी, उसका हमने मुतनाजा कर दिया, उसका आर्मी चीफ का। मैंने तो कभी मुतनाजा नहीं किया। मैं तो कहता हूं जो मेरिट के ऊपर आर्मी चीफ है उसको बनाना चाहिए, मुझे तो कोई अपना आर्मी चीफ नहीं चाहिए। नाजरीन, आर्मी चीफ की तैनाती इसलिए भी अहम करार दी गई थी कि फौजी क़यादत के मुख्तलिफ नामों को सियासत के साथ जोड़कर सिंगल आउट किया गया। कुछ अफसरान पर इल्ज़ाम लगे कि वो इमरान हुकूमत को सपोर्ट करते रहे और कुछ पर इमरान ने मौजूदा हुकूमत को सपोर्ट करने के इल्ज़ाम लगाए, जबकि फ़ौज का मौक़िफ़ हमेशा ही न्यूट्रल रहने का ही रहा है। सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी भी आज लाहौर में हैं और सियासी खलीज को ख़त्म कराने की कोशिशों में भी लगे हुए हैं। उन्होंने आज ये एतराफ़ किया है कि आर्मी चीफ की तैनाती पर आइन मुशावरत की इजाज़त नहीं देता, लेकिन अगर तैनाती पर मुशावरत हो जाए तो इसमें कोई मुज़ायका भी नहीं है। सदर पाकिस्तान आरिफ अलवी ने यह भी कहा कि जो इदारे मौसर हैं उनके साथ बातचीत चल रही है और इदारों के दरमियान इख्तलाफात दूर करने की मैं कोशिश करता रहता हूँ। दूसरी तरफ तहरीक इंसाफ इमरान खान पर होने वाले कातिलाना हमले की FIR को लेकर मुतमईन नज़र नहीं आ रही है। चेयरमैन तहरीक इंसाफ खुद भी बेबसी का इजहार अपनी तकरीरों में कर चुके हैं कि मुल्क का साबिक वज़ीर आज़म होने के बावजूद वो अपनी FIR दर्ज नहीं करा सके, लिहाजा अब तहरीक इंसाफ ने अपने 4 मुतालिबात को लेकर सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाने का फैसला किया है। तहरीक इंसाफ के वाइस चेयरमैन शाह महमूद कुरैशी अपने रहनुमाओं के साथ पीर को सुप्रीम कोर्ट जाने का इरादा रखते हैं। हमने 4 नुक्ते अपनी पिटिशन में जो साइंड होगी MNAs, MPAs और सेनेटर्स की, उन 4 नुक्तों पर हम सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की तवज्जो मबजूल करा रहे हैं। पहला नुक्ता ये है कि सेनेटर आजम स्वाति को इंसाफ दिया जाए। दूसरा नुक्ता अरशद शरीफ साहब की शहादत है। हम समझते हैं और कौम जानना चाहती है उनके साथ क्या हुआ, किसने किया। हमारा तीसरा नुक्ता वो है साइफर, उसकी तह तक पहुँचा जाए, उसमें धमकी किसको दी गई, किसको हटाना था, किसको लाना था। और हमारा चौथा नुक्ता जो है वो ये है, इमरान खान साहब ने 3 हजरात पर उन्हें अक्यूज किया है। वो 3 हजरात जब तक अपने ओहदों पर बरकरार रहेंगे तो आम तासुर ये है इन्वेस्टिगेशन शफाफ और गैर जानिबदाराना कैसे मुमकिन है। नाज़रीन, इस वक्त मुल्क में पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी की वजह सिर्फ और सिर्फ रजीम चेंज की वजह से पैदा होने वाले आज के हालात हैं और ये भी एक हकीकत है कि इमरान खान की जारहाना सियासत का रुख सियासतदान कम और आज इस्टेब्लिशमेंट ज़्यादा है। उनका मानना है कि रजीम चेंज एक साजिश का नतीजा है।
तो क्या आर्मी चीफ की, नए आर्मी चीफ की तैनाती के बाद ये जो एक पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी हमें नज़र आ रही है, क्या ये ख़त्म हो जाएगी, हालात नॉर्मल हो जाएंगे? इमरान खान साहब का जो एक जारहाना सियासत का अंदाज़ जो अपनाया हुआ है, क्या इसमें भी कुछ हम कमी देखेंगे? मैं बात करूँगी, मुझे ज्वाइन कर रहे हैं तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा अली मोहम्मद खान साहब। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया अली साहब आपका। अली खान साहब, ये बताइएगा, एक तरफ तो खान साहब कहते हैं कि मैं इस मामले को मुतनाज़ नहीं बना रहा हूँ, दूसरी तरफ वो बात करते हैं, सवालात भी बड़े उठा रहे हैं साथ साथ कि जो नेशनल सिक्योरिटी का सबसे अहम मुद्दा है, इसकी तैनाती लंदन में बैठा जो एक मफरूर, एक कॉन्विक्टेड शख्स है वो कर रहा है, उसके साथ मुशावरत से हो रही है। वज़ीर आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ का ये आईनी हक है कि उन्होंने ये तैनाती करनी है। आप लोग साथ साथ इस पर सवालात भी उठा रहे हैं, फिर आप लोग मेरिट की भी बात कर रहे हैं, सवालात उठा रहे हैं। अगर मैं आपसे ये पूछ पाऊँ कि मेरिट की आप लोगों के नज़दीक डेफिनेशन क्या है, किस चीज़ को आप मेरिट का नाम दे रहे हैं कि नए आर्मी चीफ की तैनाती मेरिट पर होनी चाहिए? क्या ये सिर्फ सीनियरिटी को लेकर है या कुछ इसके और भी अनासर हैं? बहुत शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम मुबारक अला सय्यिदिना मुहम्मद। देखें, इस बात में कोई दो राय नहीं कि ये इख्तियार कुल्ली आइन के मुताबिक वज़ीर आज़म पाकिस्तान के ओहदे के पास है। चीफ एग्जीक्यूटिव, उन्होंने इसका फैसला करना है। अब यहाँ पे इमरान खान साहब की जो रिजर्वेशन है वो इस बात पे नहीं है कि शहबाज शरीफ साहब एज अ वज़ीर आज़म ये फैसला करेंगे। उनका एतराज़ इस पे है कि एक तो इतने बड़े एक मुल्की और रियासती एक फैसला साजी के लिए लंदन का मकाम एक बार फिर चूज किया गया। ये लंदन जो है, वो कहते हैं ना कि हम कंबल को छोड़ें लेकिन कंबल हमें नहीं छोड़ रहा, तो ये लंदन हमारी जान को पड़ गया है। इससे सन 47 में हमारे आबाओ अजदाद ने आज़ादी हासिल की थी, लेकिन ये हमारे सो कॉल्ड हुक्मरान बार बार जाके लंदन वालों की वहां यात्रा करते हैं और वहां जाके बैठ जाते हैं। तो ये एक अजीब सा एक इंप्रेशन होता है कि पाकिस्तान एक आज़ाद मुल्क है। मुझे तो नहीं पता कि किसी भी और मुल्क, चाहे वो हिंदुस्तान हो, चाहे वो बांग्लादेश हो, श्रीलंका हो, थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज जो हैं, या GCC कंट्रीज, गल्फ कंट्रीज, उनका कोई भी फैसला कोई किसी भी और मुल्क में, चाहे जाए कि लंदन, बरतानिया, वहां जाके कोई बैठ के वो डिस्कशन करते हैं, ये तो बड़ा मायूब समझा जाता है। दूसरा उसमें ये है कि मायूब सिर्फ लंदन जाकर, देखें, मायूब सिर्फ ये लंदन जाकर नवाज शरीफ के साथ ये मुशावरत करना है। लंदन वाले अगर इधर आ जाएं, अगर नवाज शरीफ इधर आ जाएं, उनके साथ यहाँ पर मुशावरत हो जाए, आप लोगों को तब भी इस पर एतराज होगा ना। बात सिर्फ लंदन की नहीं है, बात यह है कि मुशावरत नवाज शरीफ के साथ हो रही है, इधर वो लंदन में हो रही है या वो नवाज शरीफ अगर पाकिस्तान में हो, यहाँ पर मुशावरत हो। आप लोगों का तो नुक्ता ये ना कि नवाज शरीफ के साथ मुशावरत हो रही है। जी, उसमें दूसरा नुक्ता यही है कि एक ही है कि पाकिस्तान से बाहर जाके मुल्क के इतने बड़े फैसले वहां करते हैं, उसको कंट्रोवर्शियल बनाते हैं, उसको जो है वो महवर तनकीद बनाते हैं, लोग उस पर बेशुमार वीलॉग्स कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। ये एक जिम्मेदारी वाला काम है, उसको आप संजीदगी से लें। और दूसरा, बेशक वो आपके बड़े भाई हैं, बेशक वो इस मुल्क के वजीर आजम भी रहे हैं, लेकिन इस वक्त वो मुल्क से फ्यूजिटिव हैं, वो मफरूर हैं और अदालतों को मतलूब हैं और वो मुजरिम हैं, सजा याफ्ता हैं। अब अदालत में उनके केसेस खत्म होते हैं, उनको रिलीफ मिलता है, वो एक अलग बात है। इस वक्त वो मतलूब हैं। एक वो शख्स जो मफरूर है, वो फैसला साजी में एक बुनियादी किरदार अदा कर रहा है मुल्क के एक बहुत बड़े फैसले की। तो ये चंद नुकात इमरान खान साहब ने पेश किए हैं जिसपे उनका एतराज है, हमारी जमात का एतराज है। जहां तक मेरिट का, जो आपने पूछा सवाल में, एक हिस्से में आपने मेरिट की भी बात की, लेकिन इस बात में कोई दो राय नहीं कि जितने भी 6, 7, 8 जितने भी हमारी सीनियर हाई कमांड जो मिलिट्री की है, वो उस पेडेस्टल पे जब पहुंचते हैं एज ए लेफ्टिनेंट जनरल, तो उनमें से किसी में भी सलाहियत होती है कमांड करने की। अब उसमें चूज करना होता है बेस्ट ऑफ द बेस्ट। अब इन लोगों का मुझे नहीं पता, जो हुकूमती लोग हैं, जो इम्पोर्टेड सरकार है, इनका क्राइटेरिया क्या है। हमारा तो यह है कि उसमें जो सबसे ज्यादा काबिल है, सीनियरिटी भी उसमें एक बहुत बड़ा फैक्टर है, लेकिन वो सबसे बड़ा फैक्टर नहीं है, कुछ और भी चीजें हैं। एक बहुत बड़ा फैक्टर है कि जिसमें सलाहियत ज्यादा है, जिसकी परफॉर्मेंस कैपेबिलिटी ज्यादा है, वो जाहिर वज़ीर आज़म पाकिस्तान के पास वो सारी मालूमात आती हैं, मेरे पास या आपके पास तो नहीं आती। तो उन्होंने उसको जज करना होता है, उसमें जो बेहतर आपको नजर आता है वो औरों से ज्यादा बेहतर। ये इसमें ये नहीं है कि बाकी
जो हैं खुदा न खास्ता उनमें सलाहियत नहीं है और उनमें से आपने किसी एक अच्छे को चूज करना है। बेसिकली अच्छों में आपने बेस्ट ऑफ द बेस्ट को चूज करना है। तो मेरे ख्याल में तो हमारी जो मेरिट की क्राइटेरिया है वो तो यही है कि सीनियरिटी भी एक फैक्टर है, लेकिन साथ साथ उनमें लेकिन और भी इमरान खान साहब जब ये बात करते हैं ना कि नवाज शरीफ ऐसे आर्मी चीफ को लगाना चाहते हैं जो उनकी मदद कर सके, जो नवाज शरीफ की मदद कर सके, तो इस वजह से मामला और ज्यादा मशकूक और कंट्रोवर्शियल बन जाता है कि इस बात से इमरान खान की क्या मुराद है। क्या इमरान खान को पता है कि वो कौन से नाम है जिसकी बुनियाद पर वो कह रहे हैं कि अगर ये नाम बन गया आर्मी चीफ, ये बनकर सामने आएंगे तो ये जो है ना वो इमरान खान के लिए खतरनाक होगा और नवाज शरीफ के हक में होगा? देखिए ये तो खान साहब ने इसका जवाब तो खुद ही दे दिया है और उसके बाद तो इस पे मेरे ख्याल में कोई बहस ज्यादा नहीं बनती। जब उन्होंने ये कहा कि मेरा कोई फेवरेट नहीं है लेकिन आप मेरिट पे करें जो सबसे ज्यादा बेहतर हो, तो वो तो बात ही वहां पे खत्म हो जाती है। लेकिन फेवरेटिज्म को नवाज शरीफ के साथ तो जोड़ रहे हैं ना कि नवाज शरीफ ऐसे आर्मी चीफ को लगाना चाहते हैं जो नवाज शरीफ की मदद करे। फेवरेटिज्म को उधर तो जोड़ा जा रहा है ना, तो मामला तो ऑटोमेटिकली कंट्रोवर्शियल बना रहे हैं। देखें वो नवाज शरीफ साहब के हवाले से उन्होंने बात की है कि जाहिर है मियां साहब की कोई अपनी पसंद नापसंद होगी, लेकिन खान साहब की कोई पसंद नापसंद उसमें नहीं है। जो भी उसमें आएगा उनका एक्सेप्टेबल है क्योंकि सारी केपेबल लोग हैं। तो आप समझते हैं, लेकिन हम पिछले 4-5 रोज से देख रहे हैं कि एक बार फिर से आर्मी चीफ की तैनाती को लेकर इमरान खान साहब बात कर रहे हैं। उससे पहले हमने देखा कि इमरान खान साहब सिर्फ नए इलेक्शंस की डेट मांग रहे थे, अब आर्मी चीफ की तैनाती को लेकर भी बड़े वो सवालात उठा रहे हैं। 28 नवंबर के बाद क्या आपको लगता है कि ये हालात नॉर्मल हो जाएंगे? इतनी ज़्यादा जो एक इंस्टेबिलिटी हमारी सियासत में चल रही है ये भी ख़त्म हो जाएगी? इमरान खान साहब का एक जो जारहाना अभी उनकी एक सियासत जो वो लेकर चल रहे हैं इसमें भी कुछ कमी आएगी? देखें जब टॉप लेवल पे कमांड आपकी चेंज होती है तो उससे बिल्कुल एक और माहौल तो बन तो जाता है, लेकिन उसका मतलब ये नहीं है कि पाकिस्तान के तमाम मसले हल हो जाएंगे। एक बहुत बड़ा फैसला हो जाएगा और उसके बाद जो भी सिपा सालार आते हैं उन्होंने अपने आगे जो भी उनका टाइम रहता है 2 साल या जितना भी उनका होता है उसके मुताबिक उन्होंने अपनी पॉलिसीज वो वज़ा करनी होती हैं। बुनियादी तो मेन पॉलिसीज तो हमारी रियासत की वही हैं जो चल रही है 70-75 साल से, लेकिन शख्सियात के बदलने से उसमें थोड़ी बहुत चेंज आ सकती है। पॉलिटिक्स का जहां तक ताल्लुक है, जो सोशल मीडिया पे यूट्यूबर्स और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे, प्रिंट मीडिया पे जो बहुत ज्यादा एक डिस्कस हो रहा है वो बिल्कुल खत्म हो जाएगा। तो उससे एक नॉर्मलसी की तरफ निस्बतन माहौल ज्यादा जाएगा। जहां तक इस बात का ताल्लुक है कि क्या एजुटेशन या हमारी पॉलिटिक्स, वो तो रहेगी जब तक इलेक्शन डेट हमें नहीं मिलता, वो तो हमारी तहरीक चलेगी। आरिफ अलवी साहब ने आज ये बात कही कि मुज़ाकरात आज भी चल रहे हैं, बातचीत आज भी चल रही है, तो जब नए आर्मी चीफ की तैनाती होगी तो बातचीत की जो ज़ाहिर है दरवाजे कहीं और खुल जाएंगे, किसी और के साथ बातचीत शुरू हो जाएगी। जिन शख्सियात के साथ बातचीत आज चल रही है हो सकता है तब आप लोगों के मुज़ाकरात कामयाब हो जाए। हमें डेट्स भी वही लग रही है ना, 18-19 नवंबर आप लोगों के पहुंचने की इस्लामाबाद की डेट है कि आप लोग इस्लामाबाद तब पहुंचेंगे। वही डेट्स होंगी जब नए आर्मी चीफ का नाम सामने आएगा। तो क्या इस चीज़ का इंतज़ार करके आप लोग मामलात को लिंगर ऑन कर रहे हैं? नहीं, मेरा नहीं ख्याल कि उसको सिर्फ एक अपॉइंटमेंट से आप लिंक अप कर सकते हैं। हमारी एक तरीक है और उसमें बल्कि आज 12 तारीख है, हम तो आ भी गए होते अगर ये इमरान खान साहब पे जानलेवा हमला ना हुआ होता तो इस वक्त तो हमारी जो लॉन्ग मार्च है वो तो इस वक्त इस्लामाबाद पिंडी होती। तो वो तो अभी 29 तो काफी दूर है, अभी आपके 2 हफ्ते और पड़े हैं, तो ये तो हम पहुंच गए होते अगर वो वाकया ना होता। अल्लाह ताला ने करम किया कि उनकी जो है वो जान बची है। डॉक्टर आरिफ अलवी साहब हमारे सदर ममलिकत, सदर पाकिस्तान बड़ा पॉजिटिव रोल अदा कर रहे हैं। मैं समझता हूँ हमें एक तो उनको अप्रिशिएट करना चाहिए कि एक बहुत पोलराइजेशन के माहौल में उन्होंने एक अच्छा पॉजिटिव रोल अपनाया है और अगर उससे कोई अच्छा रिजल्ट निकलता है तो ये रियासत के लिए और ममलिकत के लिए, हमारी हुकूमत और हमारे मुल्क के लिए एक बेहतर बात होगी। दोबारा उस बात की तरफ बातचीत पिछले काफी अरसे से चल रही है, बातचीत पिछले काफी अरसे से चल रही है, लेकिन रुकावट क्या है
कि बातचीत जो है वो ना आप लोगों की तरफ से कोई पॉजिटिव उसमें कोई हमें नज़र आ रहा है कि मुज़ाकरात कामयाबी की तरफ चल रहे हैं, कोई आपकी बात मानी जा रही हो, कोई अगले आपकी बात मान रहे हो, कुछ आप अगलों की बात मान रहे हो, रुकावट ऐसे कौन से पॉइंट्स हैं कि बात बन नहीं पा रही है? देखिए, मैं तो नेगोशिएशंस का हिस्सा नहीं हूं, तो मैं उस पर डायरेक्टली तो कोई कमेंट ना मैं कर सकता हूं, ना मेरे लिए मुनासिब है। लेकिन एक बात अलबत्ता मैं जरूर करना चाहूंगा कि जब तक मामला हल नहीं होता और एक इलेक्शन डेट नहीं आता तो बज़ाहिर तुंदो तेज बयान आते हैं, लेकिन अगर कोई उस पर ब्रेक थ्रू जब तक नहीं मिलेगी तो तब तक तो स्टैंड ऑफ पोजीशन आपकी वही है कि हम कह रहे हैं हमें इलेक्शन चाहिए और अर्ली चाहिए। और अब उसको इतना अर्ली अब कह भी नहीं सकते, क्योंकि 5.5 पौने 6 महीने इस हुकूमत के अगला साल तो वैसे इलेक्शन ईयर है, मार्च अप्रैल में इलेक्शंस हो जाते हैं, अक्टूबर नवंबर में होते हैं, कोई 4-5 महीने में ऐसा क्या हो जाएगा अली मोहम्मद खान साहब? देखिए, यही मैं अर्ज कर रहा हूँ कि हम अर्ली इलेक्शन जो कह रहे हैं वो इट इज नॉट दैट अर्ली एनीमोर। इस तरह अर्ली भी नहीं है, तो अगर 2-3 महीने पहले हो जाता है तो उस पर इम्पोर्टेड हुकूमत को भी ज्यादा एतराज नहीं होना चाहिए। अगर वो ये कहते हैं कि नहीं हमने अपना वक्त पूरा करना है, तो उस पर हमारा सबसे बड़ा एतराज ये है कि आपका तो वक्त है ही नहीं, आपका तो वक्त स्टार्ट ही नहीं हुआ, क्योंकि आपके पास ना मैंडेट था, ना इखलाकी, ना कोई कानूनी उस तरह से जवाज था। यहाँ जो है एक बैनुल अक़वामी इशारे पे सारा कुछ हुआ है। तो इनके लिए भी बेहतर ये है कि ये जो बैकलॉग है, ये जो एक बहुत बड़ा इनके सर पे बोझ है, उसको अवाम के आंगन में डालें, अवाम से फैसला लें, और जिसको भी मैंडेट मिलता है तो वो फिर उस बोझ को उठाने का पाबंद होगा। और लेकिन अब तो एक चीज समझ में आ जाना चाहिए कि मौजूदा हुकूमत अर्ली इलेक्शंस की तरफ इसलिए भी नहीं बढ़ी ये अगस्त सितंबर अक्टूबर में, क्योंकि सबसे बड़ी तैनाती ये हुकूमत अपने हाथ में लेना चाहती थी। मियां नवाज शरीफ, मियां शहबाज शरीफ अपने हाथ में लेना चाहते थे। मैं इससे नहीं एग्री करता उस तरह से। देखें, एज ए पॉलिटिकल ऑब्जर्वर, और अपनों के खुद पॉलिटिक्स में भी हूँ, लेकिन अर्ली कॉलेज लाइफ से मैं स्टडी इसको करता रहा हूँ। पाकिस्तान की आप मिड 80s के बाद से की सियासत देख लें। मियाँ साहब जब अपोजिशन लीडर थे और मोहतरमा वजीर आजम थी, फिर मियाँ साहब आगे 90 में, आप उसमें देख लें जो उन्होंने अपना पसंद का कोई अगर सिपा सालार लगाया है, वह उनको ज्यादा मसले बने हैं। ये मियाँ साहब की तो पता नहीं सियासत तो ये बात तो फिर इमरान खान साहब को समझनी चाहिए ना कि जहां जहां उन्होंने अपनी पसंद के लगाए हैं तो वहीं से उनको प्रॉब्लम्स को भी फेस करना पड़ा है। तो फिर ये कंसर्न्स तो इमरान खान साहब के खत्म हो जाने चाहिए आज। मैं इससे नहीं एग्री करता। मेरा ख्याल ये है कि जो हुकूमत है उनके नुक्ता नजर से अर्ली इलेक्शन की डेट ना देने की बुनियादी वजह सिपा सालार की अपॉइंटमेंट नहीं है। मेरे ख्याल में सबसे बड़ी वजह यह है कि जो उन्होंने अवाम का मूड देख लिया है, वो डर ये रहे हैं कि अभी अगर आज की तारीख में अवाम के पास जाते हैं और 2.5-3 महीने बाद इलेक्शन होता है, तो वो तो 2/3 देख रहे हैं, बल्कि 2/3 क्या 3/4 देख रहे हैं, इमरान खान साहब की अक्सरियत देख रहे हैं। तो उनके जहन में मेरे ख्याल में यह है कि वो टाइम गेन करना चाहते हैं कि मे बी टाइम पास होने के बाद थोड़ा पॉपुलैरिटी कम हो, वो इस उम्मीद पे बैठे हैं। मेरे ख्याल में सबसे उनकी ये है, क्योंकि इसमें वो डर रहे हैं। तो आप लोगों की नजर में टाइम गेन करने के बाद पॉपुलैरिटी कम होगी या पॉपुलैरिटी मजीद बढ़ेगी? देखिए, मैं जो ये फिनोमेना देख रहा हूँ, जाहिर है हम उसके मिडिल में हैं, और अभी मैं गांव में हूँ, इसलिए मैं स्काइप पे हूँ, अपने इलाके में इस वक्त मैं अपने हल्के में हूँ। तो मैं तो आपको ये माहौल बता सकता हूँ, क्योंकि हम तहरीक में भी हैं, जलसे जुलूस, और अपना अभी इलेक्शन लड़के हैं। मैं आपको ये बता रहा हूँ कि हर गुजरते दिन के साथ, हफ्ता 2 हफ्ते के साथ, हमारा ये जो इमरान खान साहब के साथ जो एक कौम खड़ी हो रही है, उसमें मजीद इजाफा हो रहा है। यानी कि इस वक्त जिस इलाके में मैं बैठा हूँ, मर्दान के 10, 11, 12 जमातों के इतिहाद से इमरान खान साहब तन्हा जो है वो जीते हैं, और बड़ी तादाद से, बड़े मार्जिन से जीते हैं। तो मेरा तो ये ख्याल है कि जितना टाइम गुजर रहा है, उतना हमारा जो नजरिया है, जो हमारा जो नैरेटिव है एब्सोल्युटली नॉट का, एक नेशनलिज्म का, एक एंटी अमेरिकनिज्म का, वो और फैल रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया अली मोहम्मद खान साहब, तहरीक इंसाफ के रहनुमा मेरे साथ थे। क्लीनी नाज़रीन, वापस आते हैं वक्फे के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं। सीनियर सहाफ़ी तज्ज़ियाकार मुजीबुर रहमान शामी साहब मुझे ज्वाइन करें। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया शामी साहब आपका। शामी साहब, क्या इमरान खान के कंसर्न्स दुरुस्त नहीं है कि हमारी नेशनल सिक्योरिटी का सबसे अहम ओहदा आर्मी चीफ, इसका फैसला लंदन में हो रहा है, मुशावरत एक कॉन्विक्टेड शख्स से हो रही है, मशावरत एक सज़ा याफ्ता शख्स से हो रही है, वो जो झूठ बोल कर बाहर गया,
जिसके बच्चे पाकिस्तान आने को तैयार नहीं है, वो भी इन फैसलों में मीटिंग्स में बैठते हैं। इमरान खान ये जो कंसर्न्स शो कर रहे हैं, जो सवालात उठा रहे हैं, क्या ये अखलाकी तौर पर दुरुस्त नहीं है? देखें, इमरान खान साहब की बात जो है उसमें अपनी जगह वजन मौजूद है। पाकिस्तान के फैसले पाकिस्तान में होने चाहिए, लेकिन मुशावरत तो आप किसी से भी कर सकते हैं। और ख़ुद इमरान खान साहब की तरफ से भी ये बात कही जा रही थी, अगर नवाज शरीफ साहब से कोई मुशावरत हो रही है या मुस्लिम लीग नून के रहनुमा उनको मिल रहे हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि फ़ैसला उन्होंने करना है। फ़ैसला तो बहरहाल वज़ीर आज़म ने करना है, इख्तियार भी उन्हीं का है। तो बाकी तो फिर ये बातें हैं, कोई मुसद्दक़ा बात तो हम कह नहीं सकते कि किसने क्या कहा, कौन क्या कर रहा है। तो ये सब सुनी सुनाई बातें हैं। तो लेकिन इतनी अहम तैनाती को कंट्रोवर्शियल तो ये बनाया जा रहा है ना। ये साथ साथ इमरान खान साहब ये भी कह रहे हैं कि नवाज शरीफ एक ऐसे आर्मी चीफ की तैनाती चाहते हैं। ये बात उन्होंने सितंबर में भी कही थी, ये बात जो उन्होंने आज भी कही है कि ऐसी शख्सियत को आर्मी चीफ लगाना चाहते हैं नवाज शरीफ जो उनकी मदद करे। देखिए, आर्मी चीफ ने मदद क्या करनी है, हमारा दस्तूर जो है उसके अंदर तो आर्मी चीफ का ऐसा कोई रोल नहीं है कि वो किसी शख्स की को मदद कर सके, किसी को मुकदमा किसी पर कायम कर सके या उसे रिहाई दिला सके। असल बात यह है कि इमरान खान साहब का जो इल्ज़ाम है वो यानी उसमें इल्ज़ाम ज़्यादा है। और अभी ये बात नहीं कही गई कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ जो हैं वो नवाज शरीफ के फैसले के पाबंद होंगे। वो तो सारे इत्तेहादियों से मशवरे कर रहे हैं और जो भी उनके हुकूमत में शरीक हैं, और मशवरा करने पर तो किसी को मुर्द इल्ज़ाम नहीं ठहराया जा सकता। ये तो जमहूरियत का एक हिस्सा है। लेकिन बहरहाल ये बात अपनी जगह दुरुस्त है कि फैसले उसी फोरम पे होने चाहिए जो दस्तूर के मुताबिक है। शामी साहब, नून लीग तो ये बात कर रही है, तासुर भी दे रहे हैं कि फैसला सीनियरिटी बेस पर होगा, लेकिन हमने माजी में जो देखा है, तारीख देखें तो नवाज शरीफ साहब ने जो 5 आर्मी चीफ की तकर्रियाँ की, 1991 में जनरल आसिफ जंजुआ आप सीनियरिटी बेस पर नहीं थे, वो दूसरे नंबर पर थे, उन्हें लगाया गया। 93 में जनरल वहीद काकड़ साहब ये सीनियरिटी लिस्ट में 5वें नंबर पर थे, इनको लगाया गया। फिर 98 में मुशर्रफ साहब जो तीसरे नंबर पर थे, इनको लगाया गया। 2013 में जनरल राहील शरीफ ये भी सीनियरिटी लिस्ट में तीसरे नंबर पर थे, इनको आर्मी चीफ लगाया गया। फिर 2016 में जनरल बाजवा साहब ये भी चौथे नंबर पर थे, इन्हें भी आर्मी चीफ लगाया गया। तो अगर तो इस बार आप समझते हैं कि ये सीनियरिटी लिस्ट पर ये करने जा रहे हैं, तो क्या ये उसूली तौर पर तय नहीं कर लेना चाहिए कि हमेशा हम देखते हैं जब भी आर्मी चीफ की तैनाती का साल आता है तो एक सियासी हम हिजानी एक कैफियत देखते हैं। इस हिजानी कैफियत से बचने का एक ही फार्मूला है कि सीनियरिटी बेस पर इस तरह फैसला कर लिया जाए, जिस तरह माजी में नवाज शरीफ साहब करते आ रहे हैं। इस चीज़ को हटाकर आप अगर सीनियरिटी लिस्ट पर चलते हैं, सीनियरिटी बेस पर, तो कोई मामला कॉन्ट्रोवर्शियल नहीं रहेगा। आपने तो खुद ही सवाल किया, खुद जवाब दे दिया। इस बात में तो किसी को एतराज़ हो नहीं सकता। खुद इमरान खान साहब से जब हमारी मुलाकात हुई थी तो उन्होंने भी इसकी हमायत की थी कि सीनियर मोस्ट जनरल जो है उसको आर्मी चीफ मुकर्रर होना चाहिए और इसे एक बाकायदा यानी कानूनी शक्ल दे दी जाए। तो अब अगर सीनियर मोस्ट जर्नल जो है उसको आर्मी चीफ बनाया जाता है तो फिर तो ये इतराज़ भी ख़त्म हो जाएगा कि नवाज शरीफ साहब का कोई अमल दखल इसमें है या नहीं है। और अगर वैसे भी आर्मी चीफ जो है वो कोई जर्नल ही मुकर्रर होगा ना, कोई बाहर से तो पकड़ के आप किसी को आर्मी चीफ नहीं बना देंगे। तो जो भी सीनियर मोस्ट जर्नल हैं 2, 3, 4 उन्हीं में से मुकर्रर होगा। तो उस पर कोई यानी खास एतराज़ तो नहीं किया जा सकता। सारे लोग अहल हैं, उनमें से जिसको भी मुकर्रर कर दिया जाए। लेकिन ये बात, मैं तो इस बात का हामी हूँ और देखो इमरान खान साहब भी इसका बरमला ज़ाहिर कर चुके हैं कि सीनियर मोस्ट जो है उसका तकर्रुर किया जाए और ये एक बड़ी अच्छी रवायत कायम हो जाएगी। बाकी आप अपना रिकॉर्ड दुरुस्त कर लें, नवाज शरीफ साहब ने 5 तकर्रियाँ नहीं की, उन्होंने 3 तकर्रियाँ की हैं। एक परवेज मुशर्रफ साहब की, एक राहील शरीफ साहब की और एक बाजवा साहब की। इससे पहले जो 2 तकर्रियाँ हैं वो सदर का इख्तियार था, उस वक्त वज़ीर आज़म का इख्तियार नहीं था।
तो वो तकर्रियां सदर पाकिस्तान ने की थी, वजीर आजम ने नहीं की थी। हाँ, नवाज शरीफ वजीर आजम थे, लेकिन उनकी राय उसमें फैसला कुन नहीं थी। तो नवाज शरीफ साहब ने जो 3 तकर्रियां की उसमें सीनियरिटी का ख्याल नहीं रखा। मेरा ख्याल है कि अगर वो भी इस असूल पर कारबंद हो जाते हैं कि सीनियरिटी के असूल को मद्देनजर रखा जाए, जैसा कि सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस का तकर्रुर होता है और जैसा कि इंडिया में ये एक रवायत बन चुकी है, तो ये एक अच्छा कदम होगा। इससे हमारा दबाव खत्म हो जाएगा, हमारे अदारे पर भी, हमारी रियासत पर भी, और एक हमदर्द सुकून के साथ। मोहम्मद खान साहब मेरे प्रोग्राम में थे, मैं अभी आपसे पहले उनसे बात हो रही थी, उनसे भी सीनियरिटी के हवाले से बात की, तो उन्होंने कहा एक सीनियरिटी भी एक फैक्टर है मेरिट का दूसरा फैक्टर उन्होंने सलाहियत बताया कि बासलाहियत भी होना चाहिए। तो इस पर जरा कोई मामला ये कैसे आप तय करते हैं कौन बासलाहियत है? फिर सीनियरिटी का तो मामला जो शख्स लेफ्टिनेंट जनरल हो जाए, अगर उसमें भी सलाहियत नहीं होगी तो फिर सलाहियत कहाँ तलाश की जाएगी? ये तो कोई किसी फौज के बाहर से तो किसी शख्स ने मुकर्रर नहीं होना। जो सब फौज में 3 स्टार जनरल बनता है उसी में से सेलेक्ट होगा ना, उन्हीं में लोगों में से। तो ये मेरिट का यहाँ कहाँ आ गया मेरिट का सवाल? ये तो पसंद नापसंद का सवाल है, या खूब से खूब तर का मामला होता है। किसी को कोई शख्स पसंद आ गया, किसी को दूसरा पसंद आ गया। तो अगर आप सीनियरिटी का असूल तय करते, जैसा कि सुप्रीम कोर्ट में होता है, सारे जज जो हैं बराबर हैं। हाँ, बिल्कुल तो जो सीनियर मोस्ट होता है उसको चीफ जस्टिस बना दिया जाता है। तो मेरिट का पैरामीटर फिर एक ही है? इसका मतलब मेरिट का पैरामीटर एक ही है और वो सीनियरिटी है? नहीं, मेरा ख्याल ये है कि सीनियरिटी को अगर मान लिया जाए तो बहुत से हम मुश्किलात जो है उससे निकल जाएंगे और एक सुकून आ जाएगा। बिल्कुल सही। और क्या आप समझते हैं कि नए आर्मी चीफ की तैनाती के बाद जो इतनी एक हैजानी कैफियत है हमारी सियासत में, ये भी कुछ थम जाएगी? इस सियासत में तो हैजानी कैफियत उस वक्त तक थमेगी नहीं जब तक कि हमारे जो सियासतदान है इसका फैसला नहीं करेंगे मुश्तरका तौर पर। तो कोई एक बहाना ढूंढ लेंगे जो हैजान पैदा करने वाले हैं, लेकिन बहरहाल कुछ ना कुछ करार जरूर आ जाएगा। और नया आर्मी चीफ जो है उसको कोई वक्त तो मिलना चाहिए ना कि मामलात को देख सके और अपनी इनपुट दे सके और मामलात को आगे बढ़ा सके। सही। आप समझते हैं कि अगर इलेक्शन मार्च अप्रैल के महीने में हो जाए, जो इमरान खान साहब अपने हर जलसे में हर रोज ये बात करते हैं जब वो अपने लॉन्ग मार्च से खिताब करते हैं, अगर मार्च अप्रैल में हो जाए तो इसमें भी कोई मुज़ायका नहीं है? देखिए, अगर इत्तेफाक हो जाए इस बात पर और तो मिल बैठ के ये काम कर ले तो इसमें क्या हर्ज है? ठीक है। और अगर इसमें भी कोई हर्ज नहीं है, बकौल आरिफ अलवी साहब के, उन्होंने कहा कि आईनी लिहाज से तो मुशावरत तो इख्तियार तो वज़ीर आज़म का ही आर्मी चीफ की तैनाती के लिहाज से हवाले से, लेकिन अगर इस पर भी उनसे मुशावरत हो जाए इसमें भी कोई मुज़ायका नहीं है? देखिए, मुशावरत में तो कोई मुज़ायका नहीं है। दस्तूर पाकिस्तान ने रोका नहीं है कहीं कि आप मुशावरत से फैसले कर लें। तो अगर जहां पर मुशावरत की पाबंदी नहीं है वहां भी मुशावरत कर सकते हैं आप। मुशावरत तो एक अच्छी चीज है। सलाह मशवरे से अगर फैसले किए जाएं तो इससे अच्छी चीज क्या हो सकती? इससे ये बड़ी अच्छी बात है। इससे एक हमारे यहाँ एक सुकून आएगा, इत्मीनान आएगा, सारे स्टेक होल्डर्स जो है उसमें शरीक हो जाएंगे। तो ये इनिशिएटिव तो फिर हुकूमत को लेना पड़ेगा ना, अगर तहरीक इंसाफ से मुशावरत करनी है, इमरान खान से मुशावरत करनी है। इनिशिएटिव जो भी ले ले, सदर पाकिस्तान इसमें लगे हुए हैं। अल्लाह उनको बरकत डाले उनके, और वो उनका जो है कोशिश है उसमें कामयाबी हो जाए उनको। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। सीनियर सहाफ़ी तज्ज़ियाकार मुजीबुर रहमान शाह मेरे साथ थे। मुझे प्रोग्राम में एक ब्रेक लेनी है नाज़रीन, वापस आते हैं एक वक्फे के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं नाजरीन। बड़ी गेम, बड़ा मुकाबला और बड़े बड़े खिलाड़ी। कल पाकिस्तान और इंग्लैंड की टीमें T20 के बादशाह का फैसला करने मैदान में उतरने जा रही हैं। अगर हम T20 वर्ल्ड कप में होने वाले मैचेस को देखें तो ऐसा लगता है कि तारीख अपने आप को दोहरा रही है, क्योंकि 1992 के वर्ल्ड कप में टीम पाकिस्तान के साथ वही कुछ हुआ जो इस T20 वर्ल्ड कप में हो रहा है। जैसा कि अपना इफ्तिताही मैच का हारना, 1992 वर्ल्ड कप की बात की जाए तो मेलबर्न की ग्राउंड में पाकिस्तान ने वेस्ट इंडीज़ से अपना इफ्तिताही मैच ऐसे ही हारा था, जबकि T20 वर्ल्ड कप में भी पाकिस्तान ने अपना इफ्तिताही मैच इसी ग्राउंड में इंडिया से हारा। यही नहीं बल्कि 92 के वर्ल्ड कप में इमरान खान की कप्तानी में पाकिस्तान को अपने ग्रुप मरहले के मैचेस में भारत से शिकस्त हुई, जबकि इस T20 वर्ल्ड कप में भी पाकिस्तान को ग्रुप मरहले में भारत के हाथों शिकस्त का सामना करना पड़ा। एक और
मुमासलत की अगर हम बात करें तो 92 के वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में पाकिस्तान ने न्यूजीलैंड को शिकस्त देकर फाइनल तक रसाई हासिल की थी और इस T20 वर्ल्ड कप में भी पाकिस्तान न्यूजीलैंड को शिकस्त देकर फाइनल में पहुंचा है। एक और सिमिलैरिटी की बात करें तो 92 के वर्ल्ड कप में अगर ऑस्ट्रेलिया की टीम वेस्ट इंडीज़ को ना हराती तो पाकिस्तान का सेमीफाइनल में पहुंचना नामुमकिन था। इसी तरह इस वर्ल्ड कप में भी नीदरलैंड की टीम जनूबी अफ्रीका को ना हराती तो पाकिस्तान का फाइनल तक पहुंचने का चांस ही नहीं था। 92 के वर्ल्ड कप में बारिश ने अहम किरदार अदा किया, इस T20 में भी बारिश का ही एक अहम किरदार है। 92 के वर्ल्ड कप में सेमीफाइनल में जनूबी अफ्रीका टूर्नामेंट से बाहर हुआ, जबकि इस T20 में जनूबी अफ्रीका के जिम्बाब्वे के साथ मैच में बारिश ने अपना किरदार अदा किया और जनूबी अफ्रीका की नीदरलैंड से शिकस्त के बाद पाकिस्तान के लिए फाइनल खेलने की राह हमवार हुई। अगर बारिश ना होती तो जनूबी अफ्रीका की टीम जिम्बाब्वे को शिकस्त दे देती तो नीदरलैंड से हारने के बावजूद फाइनल के लिए क्वालिफाई कर सकती थी। 92 के वर्ल्ड कप के फाइनल में पाकिस्तान का टाकरा इंग्लैंड से था, जबकि इस T20 वर्ल्ड कप में भी हमारा मुकाबला कल इंग्लैंड से ही होने जा रहा है। तो ऐसे महसूस होता है कि जैसे तारीख अपने आप को दोहरा रही है। तो क्या पाकिस्तान 92 की तरह दोबारा इंग्लैंड को शिकस्त देकर T20 क्रिकेट का बेताज बादशाह बनेगा या इंग्लैंड अपना 30 साल पुराना बदला हमसे लेगा? इस का फैसला जाहिर है कल होगा, कल के अहम मैच में होगा, बड़े मैच में होगा। मैं बात करूंगी, मुझे ज्वाइन कर रहे हैं सीनियर स्पोर्ट्स तज्जियाकार मिर्ज़ा इकबाल बेग साहब। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया इकबाल बेग साहब। आपका क्या लग रहा है कल के मैच को लेकर? सबसे पहले ज़रा बारिश पे बात कर लेना। शायकीन में बड़ी मायूसी भी है कि बारिश हो जाएगी तो क्या होगा। आज भी बारिश हो रही है, कल भी कहा जा रहा है कि सारा दिन कल बारिश है। बारिश होगी तो मैच क्या फाइनल कैसे होगा? पोस्टपोन हो जाएगा या दोनों में की रैंकिंग को देखेंगे? कैसे फैसला होगा? वालेकुम अस्सलाम, बहुत बहुत शुक्रिया शाजिया आपका। बड़ी दिलचस्प सूरत हाल है क्योंकि आईसीसी ने अपनी प्लेइंग कंडीशन में तब्दीली की है। रिजर्व डे भी रखा था, इतवार के अलावा पीर का रिजर्व डे भी है। लेकिन अगर इतवार और पीर दोनों दिन बारिश होती है, अगर सपोज इतवार को बारिश होती है, मैच रुक जाता है, तो फिर वो अगले दिन मुकम्मल किया जाएगा। और जो प्लेइंग कंडीशंस हैं वो कुछ इस तरह से हैं कि पहले T20 मैच का जो लीग मैचेस थे उनमें 5 या 6 ओवर की मैच के था, लेकिन अब इस फाइनल मैच के लिए 10 ओवर एक टीम को खेलना लाजमी हो गया। अगर कोई टीम पहले 20 ओवर खेलती है या 16 ओवर्स खेलती है और फिर दूसरी टीम बैटिंग करती है तो उसको 10 ओवर्स खेलना लाजमी होंगे। और अगर इतवार और पीर को शाजिया मुसलसल बारिश रहती है तो फिर उस सूरत में ट्रॉफी शेयर की जाएगी। एक मरतबा ऐसा हो चुका है सितंबर 2002 में, जब भारत और श्रीलंका का चैंपियंस ट्रॉफी का फाइनल था कोलंबो के प्रेमदासा स्टेडियम में। वहां बारिश हो गई और ट्रॉफी शेयर हुई। तो अब बारिश के लोग दुआ कर रहे हैं बारिश ना हो। आपको याद होगा 23 अक्टूबर को भारत और पाकिस्तान इसी मैदान पर मद्दे मुकाबिल थे। 90% बारिश की पेशगोई की गई थी, लेकिन वो मैच हो गया था। तो अब देखते हैं कि कल क्या सूरत हाल बनती है। लेकिन कुछ लोग कह रहे थे कि नहीं, ये वर्ल्ड कप है तो इसमें जो ट्रॉफी है वो शेयर नहीं हो सकती, मैच जितने भी दिन आगे पोस्टपोन करना पड़े तो होगा। लेकिन आपके मुताबिक लग रहा है कि ऐसे नहीं होगा। आईसीसी ने डिसाइड कर लिया है कि अगर सपोज दोनों दिन मैच मुकम्मल नहीं होता तो फिर ट्रॉफी शेयर होगी। आईसीसी ने प्लेइंग कंडीशन। लेकिन ऐसे मजा नहीं आना। पिछले एक हफ्ते से जो इंतजार हो रहा है ना पाकिस्तान और इसका फाइनल का, वो फिर मजा नहीं आएगा। शेयरिंग का कभी मजा तो नहीं आता। ये एंटी क्लाइमेक्स होगा शाजिया इस टूर्नामेंट का। और खास बात यह है कि मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड में जो मैचेस रखे गए T20 वर्ल्ड कप के 3 मैच कंप्लीटली वॉश आउट में और एक मैच डकवर्थ लुईस फॉर्मूले पर बारिश की वजह से उसका फैसला हुआ है। तो अच्छा, कल के मैच में फाइनल में आप क्या समझते हैं कि पाकिस्तान के लिए पहले फील्डिंग करना पाकिस्तान के लिए अच्छा रहेगा या बैटिंग करना पाकिस्तान के लिए अच्छा रहेगा? और अगर हम बैटिंग पहले करते हैं तो हमें कितना कम से कम हमें टारगेट देना चाहिए इंग्लैंड को? देखें शाजिया, पाकिस्तान की बॉलिंग इंग्लैंड की बॉलिंग के मुकाबले में बहुत ज्यादा मजबूत है। इंग्लैंड की बैटिंग पाकिस्तान की बैटिंग के मुकाबले में बहुत ज्यादा मजबूत है। वहाँ क्लाउडी वेदर है, बारिश हो रही है और पाकिस्तान का पेस अटैक इस वक्त इस T20 वर्ल्ड कप का सबसे बेहतरीन पेस अटैक है। तो इन तमाम चीजों को मद्देनजर रखते हुए अगर पाकिस्तान सपोज टॉस जीतता है और पाकिस्तान उनको पहले बैटिंग करने की दावत देता है तो एक एडवांटेज होगा, क्योंकि अगर बारिश हो गई तो उस सूरत में डकवर्थ लुईस फॉर्मूले के तहत टारगेट छोटा किया जाएगा।
तो जो भी बाद में बैटिंग करने वाली टीम होगी उसके लिए अपॉर्चुनिटी होगी, उसकी नजर में होगा टारगेट कि भाई हमें इतने ओवर्स में इतने रन बनाने। बेस्ट टारगेट क्या है वैसे पाकिस्तान के लिए? देखिए इस मैदान पर 170 के करीब जो अगर होगा स्कोर तो वो, क्योंकि यहाँ की बाउंड्री लंबी है शाजिया, एज कम्पेयर टू सिडनी और एडिलेड, यहाँ पर ये लंबा मतलब बाउंड्री लंबी है। मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड 1877 में यहाँ पहला टेस्ट हुआ, 1971 में पहला वनडे दुनिया का खेला गया। बाउंड्री लंबी है। बारिश अगर होती है तो कोई टीम को जो बाद में बैटिंग करने वाली टीम है उसमें उसको एडवांटेज मिलेगा कि एक रिवाइज टारगेट उसके सामने होगा कि कितने रन कितने ओवर्स में बनाने। तो इस कंडीशन में जो भी टीम टॉस जीतेगी वो मुखालिफ टीम को पहले बैटिंग करने की दावत देगी, ताकि अगर बाद में वो टारगेट का ताकुब करे तो वो उसको अचीव कर सके। इसका मतलब टॉस जीतने पे बहुत डिपेंड कर रहा है पाकिस्तान का मैच। बिल्कुल आपने सही कहा, टॉस बड़ा वाइटल रोल प्ले करेगा, क्योंकि कंडीशन ऐसी है ना शादिया, वहाँ बादल छाए हुए, बारिश हो रही है, उस सूरत में पिच में भी थोड़ा मॉइस्चर होगा और जो टीम भी पहले बॉलिंग करेगी उसके बॉलर्स के लिए मददगार साबित होगी पिच। और इंग्लैंड के मार्क वुड की फिटनेस पर क्वेश्चन मार्क था, लेकिन वो तैयार हो गए। लेकिन पाकिस्तान का पेस अटैक बड़ा तगड़ा है, शाहीन शाह अफरीदी, हारिस रऊफ, नसीम शाह, पाकिस्तान की बॉलिंग और वसीम जूनियर, तो पाकिस्तान की बॉलिंग बड़ी तगड़ी। फिर शादाब खान बॉलिंग करते, तो मैं समझता हूँ एडवांटेज पाकिस्तान होगा बॉलिंग के शोबे में। लेकिन जिस तरह की धुनाई की है एलेक्स हेल्स, आपको याद होगा, और जॉस बटलर ने न्यूजीलैंड वन साइडेड भारत के खिलाफ उन्होंने कर दिया मैच, तो मेरे ख्याल में ये भी एक फैक्टर पाकिस्तानी कप्तान टीम मैनेजमेंट के जहन में होगा कि किसी तरीके से शुरू में ही इनको आउट किया जाए, क्योंकि ये बड़ा डेंजरस ओपनिंग पेयर है और यही दोनों रन कर रहे हैं इंग्लैंड के लिए। तो आप समझते हैं कि अब आज कल जो फाइनल होगा पाकिस्तानी टीम का कॉन्फिडेंस इस लेवल इस लिहाज से भी बहुत बड़ा है कि शुरू में जो हमारी परफॉर्मेंस रही है और जिस तरीके से हम, तो अल्लाह का करम ही है कि जिस तरह हम लोग कल के फाइनल में पहुंचे हैं, तो कॉन्फिडेंस लेवल बड़ा है पाकिस्तानी टीम का। बिल्कुल आपने सही कहा तो हम बाहर हो रहे थे और 6 नवंबर तक हमें पता ही नहीं था कि हम सेमीफाइनल खेलेंगे या नहीं खेलेंगे। लेकिन जो जिस तरह से साउथ अफ्रीका को नीदरलैंड ने हराया, फिर हमने बांग्लादेश को हराया, तो हम सेमीफाइनल खेले, और जैसे हमने न्यूजीलैंड को हराया तो उस लिहाज से हमारा, और दूसरों पे तो भी डिपेंड कर रहे थे ना, इंडिया ये मैच हार जाए, फला वो मैच हार जाए तो हमारे चांसेस बढ़ जाएंगे, दूसरों पे भी बड़ा डिपेंड कर रहे थे हम। ये तो हमारी तारीख रही है शादिया कि हम दूसरों पे भी डिपेंड करते हैं और दुआओं पर भी बहुत इन्हिसार करते हैं। 22 करोड़ अवाम दुआएं मांग रहे होते हैं कि अभी तक की जो सिमिलरिटीज हैं, जो भी मैंने अपने इंट्रो में भी अपने नाजरीन के साथ शेयर की, 92 के वर्ल्ड कप जैसी हैं बिल्कुल। सिर्फ एक सिमिलरिटी है, वो अगर कल पूरी हो जाए तो लगेगा कि 92 का वक्त वापस आ गया, और वो है ट्रॉफी पाकिस्तान के हाथ में आना। राइट, तो आइंदा आने वाले बरसों में एक और सिमिलैरिटी होगी कि अगर बाबर आजम जीत गए तो कहीं वजीर आजम न बन जाए वहां। बिल्कुल सही, बिल्कुल। एक आखिरी सवाल, कोई खास मशवरा कल की पाकिस्तानी टीम के लिए आपकी तरफ से? मशवरा यही है कि पावर प्ले में पाकिस्तान अग्रेसिव क्रिकेट खेले, क्योंकि पाकिस्तान ने पावर प्ले में जो 6 ओवर्स होते हैं वो इतनी अग्रेसिव क्रिकेट नहीं खेली, आखिरी मैच में अग्रेसिव खेली है, और अगर पावर प्ले में पाकिस्तान अच्छा खेलता है तो पाकिस्तान के लिए बहुत चांस। बहुत बहुत शुक्रिया मिर्जा इकबाल बेग साहब, सीनियर स्पोर्ट्स हमारे साथ थे। प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया। नाज़रीन फीडबैक जरूर दीजिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।